ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो दुनिया के सबसे अमीर शहर का मेयर बन सकता है, और बड़ी बात यह है कि वो एक भारतवंशी है। वैसे तो कोई भी भारतीय मूल का शख्स इतने बड़े पद पर पहुंचता है तो जाहिर तौर पर हर भारतीय को गर्व होता है, ये गर्व की बात होती है। लेकिन यहाँ केस जरा दूसरा है। यहाँ जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उन्हें एक हिंदू विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, भारत विरोधी, मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी सब माना जाता है। वो असल में उस टूल किट का हिस्सा है जो विदेशों में बैठकर भारत में देश विरोधी तत्वों को आगे बढ़ाते हैं, और भारत में जिस तबके को इस टूल किट से ईंधन मिलता है, फंड मिलता है, पैसा मिलता है, वो आज बहुत खुश है। हम बात कर रहे हैं ज़ोहरान ममदानी की। ये साहब न्यूयॉर्क के मेयर बनने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार बन गए हैं। इनके बारे में आज बहुत से खुलासे का वक्त है जो हम एक एक करके करेंगे आपके साथ। सबसे पहले इनका संक्षिप्त परिचय भी जानना जरूरी है कि ये भारत से कैसे जुड़े हैं, और इनकी भारत और हिंदुओं के लिए नफरत भी आपको फिर बताएंगे। 33 साल के ज़ोहरान ममदानी फिल्म मेकर मीरा नैयर के बेटे हैं। वही मीरा नायर जिन्होंने सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग, नेमसेक जैसी फिल्में बनाई। ममदानी के पिता एक प्रोफेसर हैं जो गुजराती मूल के भारतीय मुस्लिम हैं। ज़ोहरान के पिता महमूद ममदानी युगांडा शिफ्ट हो गए थे। ममदानी का जन्म ही युगांडा के कंपाला में हुआ था। ममदानी जब 7 साल के थे तो उनका पूरा परिवार युगांडा से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया था। ये तब से वहीं रहते हैं। अब ये तो ममदानी के खानदान की बात हो गई। यहाँ तक तो सब ठीक था। ममदानी बड़े हुए तो राजनेता बन गए, ये भी ठीक है। लेकिन अब वो न्यूयॉर्क के अगले मेयर बन सकते हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार तो बन ही गए हैं, और न्यूयॉर्क में मेयर के चुनाव में डेमोक्रेट्स ज़्यादा फेवरेट माने जाते हैं। हालांकि नवंबर में जब इलेक्शन होगा नवंबर में, तो उनका मुकाबला रिपब्लिकन जो पार्टी है उसके मेयर कैंडिडेट से होगा। लेकिन भारत में ममदानी पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ममदानी एक ऐसे लेफ्ट लिबरल माने जाते हैं जो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी माने जाते हैं। पार्टी के खिलाफ बोलना या बीजेपी का विरोधी होना ये कोई भी हो सकता है, लेकिन सवाल है कि क्या हिंदू विरोधी है, क्या भारत विरोधी बात करते हैं, क्या ऐसा प्रोपेगेंडा चलाते हैं जो हमारे खिलाफ है। 2020 में राम मंदिर के खिलाफ न्यूयॉर्क में एक प्रदर्शन हुआ था जिसमें मुसलमान भी थे और खालिस्तानी संगठन से जुड़े भी कई लोग थे, पाकिस्तानी थे। पीछे आप ये जो झंडे देख रहे हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का ये झंडा है। इस प्रदर्शन में भारत विरोधी, हिंदू विरोधी खूब बातें की गई। इसी में हिस्सा लेने के लिए ज़ोहरान ममदानी पहुंचे। जब ममदानी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए आए तो उन्हें अलग से बयान देने के लिए कहा गया, जिसे रिकॉर्ड किया जा रहा था। लेकिन उनके पीछे लगातार हिंदुओं को गालियां दी जा रही थी। ममदानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। जरा सुनिए आप, हिंदुओं के लिए कैसे अपशब्दों का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ये मेयर बन सकते हैं न्यूयॉर्क के, गालियां दी जा रही थी वहां पर। सोचिए, ज़ोहरान ममदानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वहां जो मौजूद लोग हैं वो भीड़ हिंदुओं को गालियां दे रही थी। ये तमाम खालिस्तानी संगठन से जुड़े लोग थे और ये खालिस्तानी हिंदुओं को खुलकर गाली दे रहे हैं सड़क पर माइक लगाकर। लेकिन ये तो ममदानी का एंटी हिंदू और एंटी इंडिया होने का एक बहुत छोटा सा उदाहरण मात्र था। ज़ोहरान ममदानी लगातार भारत के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ, पीएम के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ ट्वीट करते रहे हैं। आज हमने ज़ोहरान ममदानी के ट्विटर अकाउंट को भी खंगाला है और हमें उनके पिछले 4-5 वर्षों के दौरान कई ऐसे पोस्ट मिले जो उन्होंने भारत के या भारत की सरकार के खिलाफ किए थे। सरकार का विरोध करना, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, इसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या आप एक देश के खिलाफ लिख रहे हैं, क्या आप अपने ही भारत के खिलाफ लिख रहे हैं। जैसे अगस्त 2020 में ममदानी ने बाबरी मस्जिद की पुरानी फोटो पोस्ट की और लिखा, ये मस्जिद 400 सालों से भारतीय शहर अयोध्या में खड़ी थी। 1992 में बीजेपी ने जिन दंगों को भड़काया उनमें ये तोड़ दी गई। आज रात टाइम्स स्क्वायर पर हिंदू राष्ट्रवादी इन अत्याचारों का जश्न मनाएंगे। एक तरह से वो लोगों को इंसाइट भी कर रहे थे कि आज जब लोग विरोध के लिए आते हैं तो उनका प्रोटेस्ट होना चाहिए। ममदानी पूरी तरह से एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं। ये उसी टूल किट का हिस्सा है जो ये कहता है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं। वो लगातार ऐसे पोस्ट करते रहे। ये भी मार्च 2020 की पोस्ट है उनकी, जिसे वो कह रहे हैं कि 1972 में मेरे परिवार को युगांडा से इसलिए भगाया गया क्योंकि हम भारतीय थे। आज मेरे भाइयों और बहनों को भारत से इसलिए भगाया जा रहा है
क्योंकि वो मुस्लिम है। एक और पोस्ट देखिए, इसमें वो लिखते हैं कि भारत की राइट विंग सरकार भारतीय मुसलमानों के ऊपर हिंसा कर रही है। न्यूयॉर्क 3,30,000 से ज्यादा साउथ एशियंस का घर है और इनमें से बहुत ज्यादा भारतीय मुस्लिम हैं। हमारे नेताओं को इन अत्याचारों की कड़ी निंदा करनी चाहिए। एक्स पर ममदानी के पोस्ट मुसलमानों के पक्ष में है तो हिंदुओं के खिलाफ। देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि बीजेपी हिंदुत्व की यानी हिंदू सुप्रीमसी की विचारधारा को प्रमोट करती है। वो भारत को एक सेक्युलर रिपब्लिक से हिंदू राष्ट्र बनाएगी। जिस भी केसेस में सरकार घिरी हो या देश में आंदोलन हुए हो, उन्हें ये टूलकिट तुरंत उठाता है। किसान आंदोलन के दौरान भी ममदानी उन लोगों में शामिल थे जो विदेश में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रहे थे। देखिए क्या लिखा है। 45 दिनों से 20 करोड़ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्हें पुलिस मार रही है। ये इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल। 20 करोड़। कोरोना में सरकार की आलोचना हुई तो विदेश में बैठा यही टूलकिट फिर से पोस्ट करने लगा। ममदानी ने देखिए कोरोना में क्या लिखा। भारत में 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के केस है। 2,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि स्वतंत्र विश्लेषण बता रहा है कि मौत 8 गुना ज्यादा हुई है। ये कोई प्राकृतिक त्रासदी नहीं है, बल्कि ये मोदी और बीजेपी लीडरशिप की नाकामी का नतीजा है। अब आप समझ गए होंगे कि जोहरान ममदानी की भारत को लेकर, भारत की सरकार को लेकर, हिंदुओं को लेकर, मोदी को लेकर क्या सोच। एक बार फिर कह रहे हैं, बीजेपी या सरकार का विरोध करना ये कोई भी कर सकता है, लेकिन जब आप बीमारी के वक्त पर गलत प्रोपेगेंडा कि भारत में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है फैला रहे हैं, तो आप देश के साथ डिससर्विस कर रहे हैं। ममदानी अक्सर गुजरात को लेकर बहुत सा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। इंटरव्यू में जब उनसे गुजरात को लेकर पूछा जाता है, क्योंकि उनके पिता एक गुजराती मुस्लिम थे, तो गुजराती मुसलमान होने की वजह से ममदानी अक्सर गुजरात के 2002 के दंगों का जिक्र करते हुए ये पूछ लेते हैं कि क्या वाकई गुजरात में मुसलमान बचे भी हैं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि हम ममदानी को बताना चाहते हैं कि गुजरात में 10 से 12% मुस्लिम पॉपुलेशन है। फिर इस तरह की झूठी बातें। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ममदानी हिंदू और भारत विरोधी तो है ही, बल्कि यह भी बड़ा सवाल है कि ममदानी को फंडिंग कैसे मिली, क्योंकि अभी यह पता चल रहा है कि ममदानी को फंडिंग करने वाला वही टूल किट है जो अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा चलाता है। जोहरान ममदानी को अमेरिका की इस्लामिक संस्था CAIR, काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, से बड़ी फंडिंग मिली है। ये वही संस्था है जो भारत, हिंदुओं और इजराइल के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए जानी जाती है। CAIR ने ममदानी को कुल $1 लाख की अब तक फंडिंग की है। CAIR के कई अधिकारी 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायली नागरिकों की हत्या का जश्न मनाते देखे गए थे। CAIR ने पहले भी कई बार भारत और हिंदू धर्म के खिलाफ बयान दिए हैं। इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले रिपोर्ट्स किए हैं, कैंपेन्स चलाए। जो खैर इन जोहरान ममदानी को फंड कर रही है, ये वही है जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर किए हमले पर सवाल उठा रही थी। उस वक्त इसी संस्था ने बाकायदा एक आपत्ति जाहिर की थी। जरा इनकी भाषा पर गौर कीजिए। देखिए क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि CAIR देश की यानी कि अमेरिका की सबसे बड़ी मुस्लिम सिविल राइट्स की संस्था है जो भारत की बिल्कुल दक्षिणपंथी और एंटी मुस्लिम हिंदुत्व सरकार की पाकिस्तान के नागरिकों और मस्जिदों पर बम गिराने की निंदा करती है। हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, आतंकियों को मार रहे थे। जब उन्होंने हमला किया तो उनके बेसिस पर हमला किया। और देखिए भारत के लिए कैसी भाषा है। और इसी CAIR से पैसे लेता है ममदानी। इन्हें यह दिख रहा है कि भारत ने बम गिराए, मस्जिदों पर गिराए, लेकिन इन्हें यह पता नहीं दिखा कि मस्जिदों की आड़ में आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स थे जिन्हें भारत ने निशाना बनाया। इनका दोगलापन देखिए। ये कथित तौर पर मुस्लिम सिविल राइट्स की संस्था आगे कश्मीर के बारे में लिख रही है। उधर लिखा है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर लिख रहे हैं, और भारत के लिए लिख रहे हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी भारत अधिकृत कश्मीर। देखिए अभी और देखिए इस संस्था ने पहलगांव अटैक के बारे में क्या लिखा है। लिखा है कि पहलगांव में टूरिस्ट पर, शब्दों पर गौर कीजिए, लिखा है टूरिस्ट पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए। हिंदू नहीं लिखा, जबकि एक लोकल मुस्लिम को छोड़कर सभी हिंदू थे। लेकिन इस संस्था ने मारे गए लोगों को हिंदू नहीं लिखा, लेकिन जो मुस्लिम मारा गया उसके बारे में जरूर लिखा है
कि इनमें एक कश्मीरी मुस्लिम भी मारा गया, जिसे लोगों को बचाने की कोशिश की गई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संस्था का कितना बड़ा दोहरा रवैया है। बाकायदा इस संस्था की तरफ से पाकिस्तान की सफाई भी पेश की गई कि पाकिस्तान ने इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया है, यह लिखा है। ऐसा लगता है कि यह संस्था जैसे अमेरिका में पाकिस्तान का ही एजेंडा चला रही है, ये उसी टूलकिट का हिस्सा है जो दुनिया भर में कश्मीर पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चलाता है। इसीलिए तो ये कह रहा है कि कश्मीर पर भारत ने 75 सालों से कब्जा किया। भारत वो दुनिया का सबसे ज्यादा हेविली मिलिटराइज्ड जोन है, जहां 7 लाख की इंडियन आर्मी है, 2 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद है। ज़ोहरान ममदानी खुद को प्रोग्रेसिव मुस्लिम नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उन संगठनों से मदद ले रहे हैं जो खुले तौर पर यहूदियों और भारत के खिलाफ कश्मीर के मुद्दे पर ही देख लीजिए। ममदानी हाल ही में उस नारे का बचाव करते दिखे जिसमें कहा गया था ग्लोबलाइज द इंतिफादा, यानी यहूदियों के खिलाफ हिंसा को पूरी दुनिया में फैलाओ। यहूदियों के खिलाफ हिंसा, वो इजरायलियों के अस्तित्व को भी नकार चुके हैं। 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया था, 1200 लोगों की हत्या की थी, 250 लोगों को किडनैप किया था, तो ममदानी ने हमास के आतंकवादियों की निंदा नहीं की थी, बल्कि इसके लिए उन्होंने इजराइल पर ही आरोप लगा दिए थे। देखिए ममदानी ने क्या लिखा था। लिखा था कि इजराइल और फिलिस्तीन में मारे गए सैकड़ों लोगों पर मैं शोकग्रस्त हूं। लिखा कि नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान कर दिया, इजरायली सरकार ने गाजा की बिजली काट दी, आने वाले दिनों और हफ्तों में यह हिंसा और ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए जब ममदानी का डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनना कंफर्म हुआ तो तुरंत डोनाल्ड ट्रंप भी इस एजेंडे के खिलाफ आ गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ट्रंप ने लिखा है, आखिरकार ये हो ही गया कि डेमोक्रेट्स ने लाइन क्रॉस कर दी। ज़ोहरान ममदानी 100% कम्युनिस्ट ल्यूनेटिक है। ल्यूनेटिक मतलब किसी का दिमाग खराब होना, पागल होना। उन्होंने डेमोक्रेटिक प्राइमरीज जीत ली है और वो मेयर बनने की तरफ बढ़ रहा है। कट्टर वामपंथी तो पहले भी रहे हैं, लेकिन ये बेहुदा होता जा रहा है। वो बहुत खौफनाक दिखता है, उसकी आवाज़ कर्कश है, वो बहुत स्मार्ट नहीं है। सोचिए ट्रंप ममदानी के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के बारे में कहा जाता है कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों की वजह से अमेरिका में बहुत से मुस्लिम शरणार्थी आए हैं और इस वजह से न्यूयॉर्क का क्या हाल हो गया है ये इन तस्वीरों में दिख रहा है। आज देश के लोगों को ये समझ में ही नहीं आया है कि भारतीय फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों को लिया क्यों जाता है। दिलजीत की फिल्म से जुड़े इस विवाद पर सिंगर गुरु रंधावा ने दिलजीत दोसांझ को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि लाख परदेसी हो जाइए, लेकिन अपने देश को नहीं भूलना चाहिए। जिस देश का खाते हैं उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने अपने एक पोस्ट में यह लिखा है कि इस देश ने महान कलाकारों को जन्म दिया है और हमें उन पर गर्व है। इसीलिए अब दोबारा विवाद शुरू ना करो और भारतीयों को बरगलाओ मत। दिलजीत की विवादित फिल्म पर सिंगर मीका, बी प्राक सब ने अपना गुस्सा जाहिर किया। मीका ने कहा है कि हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं। पाकिस्तानी कलाकारों वाला कंटेंट रिलीज करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। देश का सम्मान सबसे पहले है। बी प्राक कह रहे हैं कि कुछ आर्टिस्ट अपना जमीर बेच चुके हैं। उनका इशारा कहाँ है ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। दिलजीत की फिल्म सरदार जी 3 को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि अब डर के मारे इस फिल्म को भारत में रिलीज तो नहीं किया जा रहा है। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन, जिसने इस फिल्म और दिलजीत दोसांझ को बॉयकॉट कर दिया है। इस संस्था ने देश भर के फिल्म निर्माताओं से अपील की है कि दिलजीत दोसांझ को काम ना दिया जाए। आइक्वा फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की मदद करने वाली एक संस्था है। इसके अलावा द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने दिलजीत दोसांझ और उनकी फिल्म को भारत में बैन करने की मांग की है। इस संस्था ने कहा है कि दिलजीत की कोई भी फिल्म भारत में रिलीज नहीं होने दी जाएगी। पाकिस्तानी कलाकारों से सजी इस भारतीय फिल्म के निर्माता गुनबीर सिंह का कहना है कि भारत में ये फिल्म रिलीज करने का माहौल नहीं है। उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान के मौजूदा संबंधों को देखते हुए फिलहाल इसे दूसरे देशों में रिलीज किया जाएगा। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि आगे से वो कभी भी अपनी फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों को नहीं लेंगे। इस फिल्म में देखिए पाकिस्तानी कलाकारों को ही क्यों लिया गया, इसको लेकर फिल्म निर्माता
कोई जवाब नहीं दे रहे। इस तरह के सवालों को वो कुतर्क कह रहे हैं। सरदार जी 3 फिल्म के निर्माताओं का तर्क यह है कि फिल्म की शूटिंग फरवरी में खत्म हो गई थी और पहलगाम आतंकी हमला अप्रैल में हुआ, इसलिए इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। दिलजीत दोसांझ ने भी एक मीडिया संस्थान को दिए एक इंटरव्यू में यही कहा कि जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब पाकिस्तान के साथ सब कुछ ठीक था। दिलजीत ने भारतीय कलाकारों को के बजाय पाकिस्तानी कलाकारों को प्राथमिकता देने के सवाल पर कुछ नहीं कहा। दिलजीत दोसांझ और फिल्म निर्माताओं का तर्क आतंकी हमलों में मारे गए नागरिकों और शहीद जवानों का अपमान है। क्या फिल्म के निर्माता इतने मासूम हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान हमारे कितने जवानों और नागरिकों को मार चुका है? पहलगाम हमले से पहले ना जाने के कितनी ही आतंकी हमलों में भारतीय मारे जा चुके हैं। हर आतंकी साजिश में पाकिस्तान का कनेक्शन ही सामने आया है। बावजूद इसके पाकिस्तानी कलाकारों को मौका देना सेना के शहीद जवानों और आतंकी हमलों में मारे गए लोगों का अपमान नहीं तो और क्या है? हमारे देश के इन फिल्म कलाकारों को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ने चाहिए। हम आज दिलजीत दोसांझ और सरदार जी 3 के निर्माताओं को उनके प्रिय पाकिस्तानी कलाकारों के कुछ पोस्ट दिखाना चाहते हैं। इसमें वो भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। दिलजीत की फिल्म सरदार जी 3 की पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, जरा देखिए। पहलगाम हमले के बाद लिखा था कि इस आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं है, भारत झूठे आरोप लगा रहा है। हानिया ने पहलगाम हमले में पाकिस्तानी आतंकियों के शामिल होने के सबूत मांगे थे। यही नहीं, हानिया आमिर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इन हमलों के बाद हानिया ने यह अफवाह उड़ा दी कि ऑपरेशन सिंदूर में मासूमों को मारा गया है, एक ऐसा क्लेम जो पाकिस्तान भी नहीं कर पाया। हानिया ने भारत के विरोध में कई सोशल मीडिया पोस्ट किए हैं उस वक्त, जिनमें भारत की बुराई करती रही। हानिया आमिर ही नहीं बल्कि फवाद खान, माहिरा खान और अली जाफर, पाकिस्तानी कलाकारों ने भी ऑपरेशन सिंदूर का खूब विरोध किया। इन हमलों ने इन स्टार्स ने पहलगाम हमले को पाकिस्तान की नहीं भारत की साजिश बता दिया। इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को लेकर बहुत सारे झूठ फैलाए। इसी वजह से इन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में प्रतिबंधित किया गया, बैन किया गया। अब आप सोचिए कि जिन पाकिस्तानी कलाकारों ने एंटी इंडिया बयानबाजियां की, उन्हीं लोगों को सरदार जी 3 फिल्म में काम दिया गया। भारत में सरदार जी 3 फिल्म रिलीज नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तानी इस बात से बहुत खुश है। उनके देश में यह भारतीय फिल्म रिलीज होगी। पाकिस्तानी टीवी एंकर भारतीयों को चुनौती दे रहे हैं कि कर लो जो करना है, लेकिन पाकिस्तानी हानिया की फिल्म रिलीज हो रही है पाकिस्तान में और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। देखा जाए तो इस फिल्म को पाकिस्तान में भी रिलीज नहीं करना चाहिए, लेकिन पैसा कमाने के लिए फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों को पाकिस्तान में रिलीज करते हैं। सरदार जी 3 भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। और तो और सरदार जी 3 में शायद इसी वजह से पाकिस्तानी कलाकारों को भी रखा गया, ताकि ये फिल्म भारत में चले ना चले, पाकिस्तानियों के बीच ये पॉपुलर हो जाए। आपने ये नोटिस किया, पिछले कई वर्षों से बॉलीवुड की फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों को काम नहीं दिया जा रहा। पुलवामा हमले के बाद द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज जैसी संस्थाओं ने पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी प्रतिबंध की वजह से पाकिस्तानी कलाकार हिंदी फिल्मों में काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 एक पंजाबी फिल्म है। इसकी ज्यादातर शूटिंग विदेश में हुई है। शायद इसी वजह से फिल्म के निर्माताओं ने जानबूझकर पाकिस्तानी कलाकारों को फिल्म में काम दिया। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। कास्टिंग के पीछे भी बिजनेस इंटरेस्ट देखा जाता है कि दिलजीत अपने साथ अपने चाहने वालों को इस फिल्म में लाएंगे, तो फिर हानिया आमिर किसे लेकर आएगी? और अगर बिजनेस इंटरेस्ट देखा जाता है कास्टिंग के पहले, तो हानिया आमिर जाहिर तौर पर पाकिस्तान के अपने प्रशंसकों को लाएंगी, तो टारगेट ऑडियंस तो पहले से तय था। दिलजीत और फिल्म निर्माताओं को पता होगा कि अगर वो अपनी फिल्म की शूटिंग भारत में करेंगे तो पाकिस्तानी कलाकार यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों की मौजूदगी ने दिलजीत के फिल्मी करियर पर भी खतरा पैदा हो गया। आने वाले वक्त में दिलजीत कई हिंदी फिल्मों में दिखाई देने वाले हैं, जिसमें से एक है बॉर्डर 2। द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने इन फिल्मों से दिलजीत को हटाने की अपील कर दी है। उन्होंने कई फिल्म निर्माताओं को इसके संबंध में पत्र लिखकर बताया है। ये वही संस्था है जिसने मीका सिंह पर भी प्रतिबंध लगाया था जब वो उरी हमले के कुछ साल बाद कराची में एक इवेंट में चले गए थे। मीका सिंह के पाकिस्तान जाने पर भारत में खूब बवाल मचा था। हालांकि इस मामले पर इस बार उनके सुर बदले हुए हैं, लेकिन मीका काफी मुश्किलों में आ गए थे और बाद में उन्होंने माफी मांगी
और खुद पर से माफी मांगने के बाद प्रतिबंध हटवाया। अब अगली खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान गजब का देश है। एक तरफ तो भारत में काम करने के लिए इनके एक्टर तड़प रहे हैं, दूसरी तरफ भारत से बातचीत करने के लिए इनकी हुकूमत पसरी जा रही है। खबर आई है कि सऊदी अरब से 24 जून को शहबाज शरीफ की बात हुई और शहबाज ने अपने सऊदी बिरादर से बात करके कहा कि भारत से बात करा दो, बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है और पाकिस्तान जानता है कि इसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए वो कह रहा है कि भारत से कोई बात तो करा दो, बस एक बात करा दो। लेकिन भारत तो पहले ही साफ कर चुका है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद फैलाएगा बातचीत हो ही नहीं सकती। उधर पाकिस्तान में एक अजीब तरह का वायरस भी चल रहा है और ये वायरस से फर्जी दावे करके दुनिया को हंसाने का, तो ये चुटकुला आपके सामने भी रखते हैं। अब पाकिस्तान का नया दावा क्या है कि इजराइल और ईरान की जंग पाकिस्तान ने रोकी है, उसने रोकी है। आपने गलत नहीं सुना है, मैंने बिल्कुल सही बोला है। पाकिस्तान अब यह दावा कर रहा है कि इजराइल और ईरान की जंग उसी ने रुकवाई है, वो भी अपने फील्ड मार्शल, जिहादी मार्शल आसिम मुनीर की बदौलत। शहबाज शरीफ ने आज अपनी कैबिनेट मीटिंग में दावा किया कि जब आसिम मुनीर ट्रंप से मिलने अमेरिका गया तो वो उससे पहले ईरान के विदेश मंत्री से इस्तांबुल में मिला और वहां ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर इजराइल हमले रोक दे तो सीज फायर के लिए हम तैयार हैं। इसके बाद मुनीर ट्रंप से मिला और ये जंग रुक गई। सोचिए, इन दावों पर हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा, क्योंकि खबरें तो ये थी कि मुनीर अमेरिका के हाथों पाकिस्तान के बेसिस को बेचने के लिए गया था और अगर कल को अमेरिका की ईरान पर हमले की नौबत आए तो वो पाकिस्तान के बेसिस का इस्तेमाल करे। और अब शहबाज अपनी पब्लिक को एक अलग ही कहानी पढ़ा रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो इसे सच मान लेंगे। लेकिन सच तो ये भी है कि भारत के साथ हुए 4 दिन के युद्ध में पाकिस्तान भी हारा था और सच ये भी है कि पाकिस्तान ने अपनी हार को जीत बताया था, खूब जश्न मनाया था, जैसे कि इन दिनों ईरान मना रहा है। और सच तो ये भी है कि इस युद्ध में पाकिस्तान की चीन ने खूब मदद की थी और अब यही सच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्वीकारा है। ये वही ख्वाजा आसिफ है जो ये भी स्वीकार चुके हैं कि पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों के लिए आतंकी पैदा किए हैं। सुनिए, वो कह रहे हैं कि भारत के साथ युद्ध के दौरान चीन ने अपने सैटेलाइट से पाकिस्तान की मदद की थी। आ गया कबूलनामा। आपने देखा चीन के साथ कैसे मिलकर ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन दिलचस्प ये है कि जो पाकिस्तान ये दावा करता है कि मुनीर ने जाकर ट्रंप से कहा और फिर इजराइल ईरान का ये जंग रुका, जब मुनीर वापस पाकिस्तान लौटा था उसके बाद तो अमेरिका ने हिट किया ईरान को। तो अगर वादा कर दिया था कि जंग रुकवा रहे हैं ट्रंप ने मुनीर को, तो फिर उसके बाद अटैक क्यों कर दिया? दिन में खुली आंखों से पागलपंती वाले सपने ही कहे जाएंगे। हम आपको दिखाते हैं जिसमें चीन की चाल और पाकिस्तान के चरित्र को एक साथ पटकनी दे दी गई है। भारत ने चीन में हुई एससीओ यानी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के बाद साझा बयान नहीं जारी होने दिया। भारत ने यह स्टैंड लिया। यह स्टैंड इसलिए लिया क्योंकि चीन और पाकिस्तान मिलकर आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाने की कोशिश कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान मिलकर एससीओ के जिस साझा बयान को जारी करने की कोशिश कर रहे थे उसमें बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग का जिक्र तो था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं था। आप इन तस्वीरों में देखिए कैसे साझा बयान को पढ़ने के बाद एससीओ समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी कलम अलग रख दी। एससीओ का जो ये स्टैंड था भारत का, क्योंकि एससीओ का जो साझा बयान जारी नहीं हुआ उस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक पर्टिकुलर कंट्री की बात की। नाम मुझे भी लेने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। सुनिए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह बयान। India wanted concerns on terrorism reflected in the document, which was not acceptable to one particular country. Raksha Mantri in his articulation and in his address called upon the SCO member countries to come together, unite to fight terrorism in all its forms and manifestations. He also reiterated the need to uphold the perpetrators, organizers, financiers, sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism. They to be held accountable and bring them to justice. एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की इस समिट का मौका बेहद अहम था। पहलगाम हमले के बाद इस तरह की जो क्षेत्रीय बैठक है उसका मंच कई संदेश देने वाला था। भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पहलगाम हमले के बाद पहली बार एक प्लेटफॉर्म पर थे, लेकिन भारत ने इस प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को मौका हासिल नहीं करने दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री
ख्वाजा आसिफ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोई बातचीत नहीं हुई। अब जरा आप एससीओ के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें 10 स्थायी सदस्य देश हैं। चीन वर्तमान अध्यक्ष है। भारत, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस इसके सदस्य हैं। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे इसे क्षेत्रीय ग्रुप में चीन और पाकिस्तान ने टीम अप कर लिया था। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शायद इस तैयारी के साथ गए थे कि वहां ये नौबत आ सकती है। लिहाजा पहले तो राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी वारदात में पाकिस्तान को एक्सपोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में ही साफ कह दिया कि पहलगाम में मारे गए लोगों की धर्म के आधार पर पहचान की गई। इसे लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अंजाम दिया। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि पहलगाम हमले का पैटर्न लश्कर के पुराने आतंकी वारदातों से मेल खाता है। इसके बाद जब राजनाथ सिंह ने भारत की ओर से साझा बयान पर दस्तखत करने से इनकार किया तो एससीओ के विधान के मुताबिक साझा बयान नहीं आ सका। आपको समझना चाहिए कि कदम क्यों अहम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझा बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर 3 लक्ष्य हासिल किए। पहला, पाकिस्तान के आतंक से ध्यान भटकाने का एजेंडा फ्लॉप हो गया। दूसरा, पहलगाम और बलूचिस्तान पर अलग अलग स्टैंड रखने का और पाकिस्तान और चीन के डबल स्टैंडर्ड पर कूटनीतिक प्रहार हो गया। साथ ही यह संदेश भी साफ हो गया कि मोदी सरकार की विदेश नीति दबाव में नहीं आती। खासकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का रुख जीरो टॉलरेंस वाला है और इसे बदला नहीं जा सकता। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान चीन का नाम लिए बिना भारत का स्टैंड कैसे मजबूती से रखा, सुनिए उनका यह बयान। We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. अब हम आपको बताएंगे कि यूपी की एक भागवत कथा से शुरू हुई विवाद गाथा। इटावा में एक परिवार ने अपने गांव में भागवत कथा का आयोजन किया। इसमें पहुंचे कथावाचकों को गांव वालों ने पीट दिया। मारपीट का यह मामला यूपी में राजनीतिक महासंग्राम में बदल गया। इस मामले को जातिवादी भेदभाव से जोड़ा जा रहा है। इसीलिए आज हम आपको इस घटना का एक अलग ही पहलू बताएंगे, जिससे आप खुद तय कर सकेंगे कि गलती किसकी है। सबसे पहले तो आपका ये जानना जरूरी है कि इस विवाद की शुरुआत कहां से, कैसे हुई।